हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेचू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि 107, 97, 82, 62, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपसे पूछा जा रहा है। जब भी सीरीज का प्रश्न मिले तो दो चीज़ों का विशेष आप लोग ध्यान दीजिए। पहला चीज़ हमें ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान देना है कि दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दो संख्याओं के बीच में तो होता क्या है कि उसमें कुछ या तो प्लस होता है या कुछ माइनस होता है। और दूसरी चीज़ आप लोग देखेंगे ध्यान से, 107 से 97 हो रहा है, 97 से 82, 82 से 62, यानी डिक्रीजिंग आर्डर में क्या है, यह सीरीज है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। घट क्यों रहा होगा? क्योंकि किसी भी दो संख्या के बीच अगर डिफरेंस देखेंगे, 97 और 107 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 10 आ रहा है डिफरेंस, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा होगा, तभी जा करके 62 के बाद कोई छोटी संख्या बनेगी। तो देख लेते हैं 107 में क्या माइनस करे कि 97 आ जाए। अगर -10 कर देंगे तो कितना, -10 कर दिया जाए तो ठीक है। और 97 में से क्या माइनस किया जाए कि 82 आ जाए। अगर -15 कर देंगे तो 82 आ जाएगा, ठीक है। और 82 में से क्या माइनस करें कि 62 आ जाए, -20 कर देंगे, 62, 20, 82 हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे एक चीज़ तो 10 पहले माइनस किया, उसके बाद 5 अधिक और माइनस किया, उसके बाद 20 माइनस किया, यानी 15 से 5 अधिक माइनस किया, उसके बाद 20 है तो 20 से 5 अधिक माइनस करेंगे, यानी क्या माइनस करेंगे, -25 करेंगे, ठीक है। किस में से, 62 में से जब -25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, देख लीजिए, 12 में से 5 गया 7 आ गया, और 5 में से 2 गया 3 आ गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 37 आएगा, और 37 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 63 9 से संबंधित है उसी तरह क्वेश्चन मार्क 14 से कैसे संबंधित होगा हमें बताना है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न हमारे पास होता है तो हमारा जो करने का अप्रोच होता है, हम क्या करते हैं कि जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं उनमें संबंध और लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जो संबंध और लॉजिक दो पेयर वाली संख्याओं में होता है वही सेम चीज़ हम लोग क्वेश्चन मार्क और दी गई संख्या में लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, दो पेयर की संख्याएं 63 और 9 है। इनमें हम 63 और 9 में देखेंगे कि ये कैसे दोनों संबंधित हैं, क्या इनके बीच लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक हम लोग क्वेश्चन मार्क और 14 के बीच लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि 9 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 7 तो 63 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 14 में हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 14 सतह कितना होता है, 98 होता है, 98 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 98 नहीं दिया है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा 63 से 9 की तरफ चलने के लिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कि 63 से 9 कैसे आ सकता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 और 3 को ऐड कर देने पर 9 आ रहा है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि किन दो संख्याओं, किस संख्या के आपके डिजिट का सम करने पे 14 आएगा। तो 42 ऑप्शन ए के 42 यानी 4 2 दिया है, इनका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 9 14 नहीं आएगा। ऑप्शन बी में 6 और 8 दिया है, इनका अगर सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 68 आएगा। क्योंकि जिस तरह 63 के डिजिट सम करने पे 9 आ रहा है, उसी तरह 68 का हम लोग डिजिट सम करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द आपको दिए गए हैं, जल है, पोखरा है, झील है, तालाब है। इन चारों में से विषम हमें बताना है कि विषम शब्द कौन सा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि झील में भी क्या होता है, पानी होता है, पोखरे में भी क्या होता है, जल होता है यानी पानी, और तालाब में भी क्या होता है, पानी होता है। यानी इन तीनों में बी, सी और डी में तीनों वाले ऑप्शन में जो भी आपको पोखरा दिया गया, झील दिया गया और तालाब दिया गया है, इन तीनों में क्या होता है, जल होता है। तो किसी न किसी तरह से एक समान है ना ये, क्योंकि तीनों ऐसी चीजें हैं जिनमें जल होता है। लेकिन ऑप्शन ए क्या है, इन तीनों से अलग है, क्या है, जल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विषम है। और बाकी बी सी डी एक जैसे हैं, क्योंकि इन तीनों में, पोखरा में और झील में, तालाब में, इन तीनों में क्या होता है, जल होता है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि d बराबर 16 और c बराबर 9 लिखा है तो e बराबर क्या होगा हमें बताना है। जब भी आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी अगर अल्फ़ाबेट को किसी संख्या से कोड किया जाए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का गेम इसलिए होता है कि प्लेस वैल्यू आप लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू में बहुत होगा तो उसमें कुछ ऐड होगा या कुछ माइनस होगा या प्लेस वैल्यू का स्क्वायर होगा, यही होता है। लेकिन जब भी अगर आपको मिले, जब भी अल्फ़ाबेट और बराबर किसी संख्या से कोड किया गया हो तो सबसे पहले आप लोग को पकड़ना क्या है, प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे d है, d का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4। अब 4 बराबर इन्होंने 4 d को बराबर कैसे किया, 16 लिखा है, तो d का प्लेस वैल्यू 4 है, अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह c बराबर, c का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3 होता है ना, c का प्लेस वैल्यू 3 होता है और इन्होंने c को 9 से कोड किया है, तो अगर 3 का प्लेस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे कर लेते हैं, e का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, तो 25 हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। 25 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक दिया गया है रेक्टेंगल और इनमें छोटे छोटे स्क्वायर बनाए गए हैं और इनमें संख्याएं दी गई हैं और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले आपको तो पहली बात तो इस तरह के प्रश्न थोड़े अपने आप में अच्छे होते हैं। अगर इस तरह के प्रश्नों का आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर तो एक प्रश्न क्या होते हैं, दिक्कत दे जाते हैं, जल्दी होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप लोग करते रहिएगा। जो करने का तरीका होता है, अप्रोच होता है, जब भी आप लोग ऐसा प्रश्न देखिए तो जो आपको करने का, जो सोचने का तरीका होगा आप लोग का ये होगा कि ये देखिए आप लोग की किधर बड़ी संख्याएं हैं, यानी कि या तो आप लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे या तो अप से डाउन सॉल्व करेंगे, या तो ऊपर से नीचे या तो बाएं से दाएं हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन हम सॉल्व उधर करते हैं जिधर बड़ी संख्याएं दी गई होती हैं। जैसे इस रेक्टेंगल की बात करें तो इधर बड़ी संख्या 46 दी गई है ना, तो हम लोग ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे 6 8 8, उसके बाद 70 बड़ी संख्या है, यानी हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें करना क्या होगा कि 4 6 और 7 से हमें देखना होगा कि कैसे 46 आ रहा है, 6 8 और 8 से कैसे 70 बनेगा, 3 5 6 से कैसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो जो लॉजिक 46 लाने में लगेगा, जो लॉजिक 70 लाने में लगेगा, वही लॉजिक हम लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाने के लिए करेंगे। ठीक है, तो इस बात को, इस तरह का जब भी प्रश्न मिले तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जिधर बड़ी संख्या होती है ना उसी को हमें लाना होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो 46 आएगा, नहीं आएगा। 6 4 10 और 10 7 17, नहीं आ रहा है 46, तो यानी कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग क्या करें, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें और 6 उसके बाद ऐड कर दें 4 को, तो 7 छक्के 42 आ गया और 42 + 4 कितना आ गया, 46, यानी कि आ गया 46। यानी हो क्या रहा है कि अगर इसको 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें, उसी तरह प्लस यहाँ लगा दें, तो 8 ही टाइम कितना हो गया 64, और 64 + 6 कितना हो गया 70। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो 6 5 30, 30 + 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू में 33। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 33 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। हमें एक सीरीज दिया गया है और इसी सीरीज पर हमसे पूछा जाएगा, नीचे क्या दिया है उसको देखते हैं। उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से 9वें स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज में जितने भी प्रतीक दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एंड का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे एंड का साइन है, इनको अगर हटा दे जितने भी प्रतीक हैं तो जो बचेगा सीरीज, जो सीरीज में जो संख्याएं, जो संख्याएं और अल्फाबेट बचेंगी उनको अगर दाएं से गिनना शुरू करेंगे तो दाएं से 9वां कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतीक को हटा देते हैं, यहाँ से प्रतीक को काट देते हैं, यहाँ काट दिए, यहाँ काट दिए, यहाँ पे एंड हटा दिए, @ हटा दिए, हैश हटा दिए, और कहीं प्रतीक है नहीं है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दोबारा इसको लिखेंगे नहीं, इसी सीरीज में काउंट कर लेंगे दाएं से 9वां। फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी कि दाएं से 9 हमारा क्या हो जाएगा 4, और 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। बेहद ही इजी प्रश्न है और एक फिक्स सेट पैटर्न का क्वेश्चन है और इसको करने का तरीका भी एक फिक्स तरीका होता है। बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान, प्रारंभ से दिया है 15वां तथा अंत से 11वां तथा अंत से 11वां, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। जब भी ऐसे पूछे तो प्रारंभ से और अंत से दोनों को जोड़ दीजिए और -1 करिए। 15 और 11 कितना हो गया 26, और 26 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सेम सवाल है 2 नंबर का भी, हम लोगों ने जो ऊपर सवाल किया था वहां पे क्या दिया था कि आपका 63 संबंधे 9 दिया था और क्वेश्चन मार्क के बाद संबंधे 14 कैसे होगा। ठीक है, सेम वही सवाल है, अंतर इतना ही है कि वहां पे आपको अंक दिए गए थे, नंबर दी गई थी और यहाँ पे शब्द दिए गए। ठीक है, लेकिन करने का जो तरीका होता है सेम होता है। हम ये देखते हैं कि जो 2 पेयर के शब्द दिए गए हैं वो आपस में कैसे संबंधित हैं। जिस तरह से 2 पेयर के शब्द संबंधित होते हैं उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन मार्क और दिए गए शब्द में लॉजिक लगा करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे शब्द को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे ट्रैक्टर और ट्रेलर को तो आप सभी को पता होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको बिल्कुल ये बात क्लियर होगा। ठीक है, कि जो ट्रैक्टर होता है ना उसके पीछे मिट्टी ढोने के लिए या बालू ढोने के लिए या और सारी चीज़ों को ढोने के लिए एक ट्रेलर होता है, उसको टाली बोलते हैं। यानी ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है, पीछे एक ट्रेलर होता है, लगा होता है। पीछे क्या लगा होता है, ट्रेलर लगा होता है ना, जिसमें कि बालू हो गया, आपका मिट्टी हो गया, ढोने के लिए काम किया जाता है, उसको ट्रेलर थोड़ा उसके लिए स्टैंडर्ड शब्द है, उसको टाली भी बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह आप देखिए कि अश्व जो घोड़ा होता है उसके पीछे जो क्या लगा होता है, किस चीज़ को खींचता है घोड़ा, देखते होंगे जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर को खींचता है ना, ट्रैक्टर ही तो ट्रेलर को खींचता है जो पीछे लगा होता है। उसी तरह जो घोड़ा होता है, देखे होंगे आप लोग एक्का का नाम सुने होंगे ना, जो एक्का होता है ना उसके आगे क्या होता है, घोड़ा लगा होता है एक और एक्का को खींचता है, तो उसको स्टैंडर्ड भाषा में टमटम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टमटम। यानी कि अश्व के पीछे क्या होता है, टमटम होता है, जिसपे क्या होता है सामान उमान लाद करके या सवारियां ढोते हैं लोग, ढोते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टमटम बोला जाता है। जिस तरह ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर होता है उसी तरह अश्व के पीछे टमटम लगा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, दिया गया है आपको 3 शब्द, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन इन तीनों में से कॉमन शब्द क्या हो सकता है। कॉमन शब्द इन द सेंस कि ऐसा शब्द जिससे कोई और शब्द भी रिलेटेड है, उस शब्द को हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं। तो इनमें देखेंगे दिल्ली और श्रीलंका क्या आपस में संबंधित है, नहीं है, लेकिन दिल्ली और एशिया संबंधित हैं, श्रीलंका और एशिया संबंधित है, क्योंकि श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ पे एशिया को बना लेंगे। ये क्या है आपका ए से एशिया। ठीक है, और इसके अंदर श्रीलंका है, श्रीलंका को यस से डिनोट कर, इसके अंदर श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका एक एशिया महाद्वीप अपना है, उसी में एक देश है, तो उसके अंदर ही होगा ना। और दिल्ली भी क्या है, दिल्ली भी तो एशिया में ही तो पड़ता है, दी से दिल्ली, दिल्ली भी तो एशिया में ही पड़ता है ना, क्योंकि भारत भी तो एशिया महाद्वीप का देश है और भारत में दिल्ली है। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्या 64, 92, 758 के अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रह जाएगा, हमें बताना है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है और फिक्स तरीका, फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है। एसएससी रेलवे दोनों में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ना कि जो ये संख्या दी गई है ना, इसके अंक जो है इनको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें सजाना है। तो जब ऐसे सजा देंगे तो कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जिस तरह जितने नंबर पे इस संख्या में उनका स्थान है, आरोही क्रम में सजाने के बाद भी उसी स्थान पे उनका नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 4 संख्या लिख लेते हैं, 9 2 7 5 8। ओके, अब इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा होगा 2, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद क्या आएगा 8, उसके बाद 9। ठीक है, अब आरोही क्रम में सजा लिए। अब ये देखिए कि कौन सी संख्या
जैसे 6 के नीचे क्या है, 2 है, आ गया, यानी कि ये तो बिल्कुल इसका स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया 6 का। लेकिन 4 का स्थान क्या है, सेम है। 4 जहाँ पे ऊपर था सेम नीचे भी आरोही क्रम में है। 9 के स्थान पे 5 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया है। यहाँ पे 2 के स्थान पे 6 आ गया है। यहाँ पे लेकिन 7 के स्थान पे 7 ही आया, यानी कि जो 7 का पहले स्थान था सेम नीचे भी है। यहाँ पे देखिए 5 और 5 की जगह 8 आ गया है, यहाँ पे 8 की जगह 9 आ गया है। तो केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रह रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 संख्याएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग्य है और भाग्य का अर्थ गुणे है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए ये प्रश्न कोई भी बच्चा कर लेगा, कक्षा 2 का बच्चा कर लेगा, ठीक है। लेकिन मजबूरी इसलिए मैं इस प्रश्न को बता रहा हूँ क्योंकि एसएससी एक क्वेश्चन पूछता ही है। अब एसएससी को बेवकूफ़ कहिए या कुछ भी कहिए, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग थोड़ी हल्की होती है। इस बात को, चारों जो सेक्शन होता है उसमें हल्का होता ही है, ठीक है। तो पूछा जाता है, बेहद इजी प्रश्न है, कुछ भी इसमें करना नहीं होता है। हमें सिर्फ जैसे बोल रहे हैं साइन चेंज करके इसको सॉल्व कर लेना होता है। लेकिन मजबूरी ये है कि एसएससी पूछती है तो हम लोग एक सवाल कर ही लेते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना कि प्लस जो साइन है ना इसका मतलब माइनस है, जो माइनस साइन है ना इसका मतलब प्लस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ प्लस होगा उसको माइनस कर लेंगे। जैसे प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो माइनस की जगह हम प्लस कर लेते हैं। और गुणे का अर्थ क्या है, भाग्य है, तो गुणे की जगह हम लोग क्या लगा लेते हैं, भाग्य लगा लेते हैं। और भाग्य का अर्थ गुणे है तो भाग्य की जगह गुणे लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 30 हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो गया माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया ना। तो 30 और 10 40, 44, और 44 जब -5 करेंगे तो कितना आएगा 39 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज से भी एक प्रश्न आता ही है, एसएससी पूछती है और अक्सर गलत बच्चे कर जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठ करके देंगे या फिर मॉक देंगे तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस एक ही साथ एक ही लाइन में दे दिया गया है। लेकिन आपका एसएससी जो देता है ऑप्शन, पहले ऑप्शन ए देगा, उसके नीचे ऑप्शन बी देगा, उसके नीचे ऑप्शन सी देगा, उसके नीचे ऑप्शन डी देगा। तो होता क्या है प्रॉब्लम कि एक साथ चारों ऑप्शन हमें नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। एक साथ चारों ऑप्शन नहीं देख पाने की वजह से हम लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं, ओके। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों को विशेष प्रैक्टिस में हमें लाना चाहिए। अब सिंपल सा मैं बताऊं इसको आप लोग बनाइए मत। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी आपका मिरर इमेज आएगा यहाँ पे बनेगा आपका, आप लोग ऑप्शन से जाइए। जब मान लीजिए कि ये झंडा दिया है ना, झंडा जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो कुछ इस साइड आ जाएगा, आएगा कि नहीं, इस साइड झंडा बन जाएगा, बनेगा ना, इस साइड झंडा बन जाएगा। तो कहने का मतलब आप लोग सिंपल देख लीजिए। अब यहाँ पे झंडा ऐसे है, बी वाले ऑप्शन में सेम उसी तरह दिया गया है, ऑप्शन डी में भी सेम झंडा है, चेंज ही नहीं हुआ है, तो बी और डी तो होगा नहीं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये जो झाड़ी टाइप का दिया ना घर की तरफ झुका हुआ है, तो जिस भी ऑप्शन ए और सी में जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो भाई घर के तरफ ही तो झुका रहेगा। तो ऑप्शन देखिए ए में तो झुका नहीं, ऑप्शन ए में तो उल्टा हो गया, उल्टा कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो हमारा केवल ऑप्शन सी बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम हमेशा सलाह देते हैं कि मिरर इमेज के प्रश्नों को आप लोग बनाइए मत, उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।